Bismillahirrahmanirrahim. Gulliver's Travel. Gulliver's Travel by Jonathan Swift. अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारी संगत में जिन दोस्तों ने हिस्सा लिया है, मोहम्मद अली फ्राम इंग्लैंड, खलील लगारी फ्राम यूएई, प्रोफेसर मुमताज़ साहब हमारे साथ है लाहौर से, मिर्ज़ा नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ है सऊदी अरेबिया से, अख्तर मलिक साहब हैं लाहौर से, रज़ा अली आब्दी फ्राम लाहौर, नाव उम्मे कलसूम हमारे साथ है बैंकॉक से, अब्दुल्ला बैंकॉक से, आगा मोहसिन कज़लबाश फ्राम बहरीन, डॉक्टर ग़ुलाम शबीर बरोही हमारे मुस्तकिल लिसनर हैं यूएसए से। सो नाइस ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेशन। सो हमारा स्काइप, फेसबुक और ट्विटर का एड्रेस है लेक्चरर MK भुट्टा। टुडे वी हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, Jonathan Swift की biography, and the second one is that what we have to observe in this travelogue. First of all, Gulliver's Travel एक ट्रैवलोग है। ट्रैवलोग का मतलब होता है सफ़रनामा। शायद आपको इत्तफाक हुआ हो सफ़रनामा पढ़ने का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ पाकिस्तान के सफ़रनामों में उनका एक नाम है। सफ़रनामे से मुराद ये है कि कोई शख्स जाकर किसी कंट्री का विज़िट करता है और उस कंट्री की तमाम खूबियाँ खामियाँ आकर पेश कर देता है एक बुक के अंदर, और लोग उस सफ़रनामे को पढ़ते हैं। राइटर उसके अंदर नरेटर होता है, खुद कहानी बयान करने वाला होता है, अपने तमाम तर सफ़र की वो दास्तान बयान करता है। इस ट्रैवलोग के अंदर एक करैक्टर है जिसका नाम है ग्लेवर एक प्रोफेशन के हिसाब से वो डॉक्टर है, सर्जन है, और वो एक शिप पर जाता है। शिप रैक होता है और वो एक जजीरे पर पहुंचता है। वहाँ एक छोटे कद के पिग्मीज से मिलता है, 6 इंचेस के लोगों से मिलता है। फिर घर वापस आता है, फिर दोबारा शिप पर जाता है एक नए वेज पर, वेज 2 है, और फिर वो एक जजीरे पर पहुंचता है। वहाँ पर वो मिलता है बहुत ही लंबे लोगों के साथ, 60 फीट हाइट के लोग हैं वहाँ पर, उनसे इनकाउंटर होता है। फिर वापस आता है घर में और फिर तीसरे वेज पर जाता है, और तीसरे वेज में भी ऐसी स्टोरी होती है। शिप रैक होता है, शिप तबाह हो जाता है और वो एक जजीरे पर पहुँचता है जहाँ पर बड़े अजीब व गरीब किस्म के साइंटिस्ट और स्कॉलर मौजूद हैं, और वहाँ उनसे मुलाकात होती है और वहाँ का फिर वो सारा हाल बयान करता है। इसी तरह 4th वेज में जाता है और 4th वेज में वो मिलता है कुछ हाइन से, मीन के घोड़ों से मिलता है, और याहूद से मिलता है, अजीब व गरीब इंसान नुमा लोगों से मिलता है और वहाँ का हाल पेश करता है। मीन के गुलेवर इसके अंदर एक नरेटर है, एक कहानी बयान करने वाला है, अपना इस सफ़रनामा बयान करने वाला है। असल में गुलेवर जो है रिप्रेजेंटेटिव है जोनाथन स्विफ्ट का। हम बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जोनाथन स्विफ्ट इंग्लिश लिटरेचर में, प्रोज में एक बला का नाम है, जो एक बिटर स्टायरिस्ट है, बहुत सख्त किस्म की तंज करता है, और उस शख्स ने सोसाइटी को और स्टेट को ऐसा स्टायर का निशाना बनाया है कि मार मार कर उनको भोलू बना दिया है। और आप 18th सेंचुरी में जाकर लिटरेरी फिगर को अगर जाकर खंगालेंगे तो आपको जोनाथन स्विफ्ट की बड़ी धूमें नज़र आएंगी। आइए हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्थ। जोनाथन स्विफ्ट वॉज बॉर्न इन डुबलिन आयरलैंड का कैपिटल है। हिज फादर डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न। एजुकेशन, आयरलैंड में गेन की एजुकेशन, और क्योंकि उस वक्त पॉवर्टी थी, उसके अंकल ने तमाम तरह अखराजात उठाए, उसने
खिलखने स्कूल के अंदर तालीम हासिल की 1673 में, और फिर ट्राइनिटी कॉलेज के अंदर, ट्राइनिटी कॉलेज में डुबलिन में आयरलैंड में 1682 तक पढ़ता रहा है। पहली एम्प्लॉयमेंट उसको मिली इंग्लैंड के अंदर आकर। इंग्लैंड में एक शख्स था जिसका नाम था विलियम टेम्पल। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज डिप्लोमेट, सियासत से उसका ताल्लुक़ था और राइटर भी था। उसके पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी और वो मूर फॉर इंग्लैंड में रहता था। तो जोनाथन स्विफ्ट को उसकी असिस्टेंस का मौका मिला। जब वो उसका पीए बना, उसका असिस्टेंट बना, तो वहाँ पर उसको टेम्पल की सिलेक्टेड और बहुत ही रिच लाइब्रेरी से लाइब्रेरी तक एक्सेस हासिल हो गई। उसने लाइब्रेरी में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। फिर वो ट्यूशन पढ़ाने चला गया। किसको? एस्थर को। हु वाज एस्थर? एस्थर वाज अ 9 years old गर्ल, और ये टेम्पल की सिस्टर की बेटी थी। और कहा जाता है शी वाज इलीगल, इलिजिटिमेट, वो नाजायज़ बेटी थी टेम्पल की सिस्टर की। तो उसको पढ़ा रहा था, तो शी वाज अ बेबी डॉल, सोने की। बस उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता भी रहा। उस वक्त उसकी 8 या 9 years एज है। फिर बाद में वो उसी से शादी करता है और उसको स्टेला के नाम से पुकारता है, और वो उसकी ज़िंदगी भर की जीवन साथी रही है। पहला मेजर वर्क उसका अ टेल ऑफ अ टब है। टेल ऑफ अ टब, टब की कहानी, जिसके अंदर उसने क्रिटिसाइज किया है रिलीजन को। उसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की असल हकीकत को वाज़ेह किया है और इनके दरमियान क्लैशेस को सामने लाया है। इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनका मजाक उड़ाया है, और फिर कहा है कि दीज आर क्लैशेस आर पॉइंटलेस क्लैशेस। टेल ऑफ द टब जब आई थी मंजर आम पर, तो उसने विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइटर उसने बयान की। मीन के राइटर का नाम उसके ऊपर पैवस्त नहीं था, राइटर का विदाउट एनी नेम, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर इट इज़ पब्लिश्ड। क्वीन एन उस दौर में रूल कर रही है। क्वीन एन ने उसको अप्रूव नहीं किया इस बुक को, और उसने इस बुक का बहुत बुरा मनाया और उससे नाराज़ हो गए। उसने नेक्स्ट बुक लिखी बैटल ऑफ द बुक्स। बैटल ऑफ द बुक्स एक्चुअली ये बुक असल में दर हकीकत ओल्ड और न्यू राइटर्स के दरमियान जो क्लैशेस हैं उसके ऊपर लिखी गई है। ओल्ड एंड न्यू राइटर्स के जो क्लैशेस हैं उसके ऊपर लिखी गई है। असल में ये काम टेम्पल ने स्टार्ट किया था। टेम्पल ने एक ऐसे लिखा था जिसके अंदर उसने ये इशू उठाया था कि कौन से लोग हैं जो अब मॉडर्न हैं और कौन से पुराने राइटर्स हैं, और इनके दरमियान में बेसिकली क्लैशेस क्या हैं। तो इन क्लैशेस को उसने उभार कर सामने लेकर आया था। नाउ तो उसने उसी काम को आगे लेकर चला है जोनाथन स्विफ्ट ने उसी पोज को आगे लिया और बताया है बैटल ऑफ द बुक्स के अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यू राइटर्स एंड द ओल्ड राइटर्स एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन देम, और उन इश्यूज़ को सामने लाया है। तो दैट वाज आल्सो नॉट अप्रूव्ड बाय द क्वीन एन, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बुक्स रही हैं दोनों की दोनों। तो ये उसके इनिशियल वर्क थे जोनाथन स्विफ्ट के। तो दोनों बुक्स पब्लिश हुई हैं 1704 के अंदर। तो राइटर इंग्लैंड से फिर मूव करता है आयरलैंड की तरफ, और आप देखेंगे कि उसकी लाइफ के अंदर वो इंग्लैंड से आयरलैंड, आयरलैंड से इंग्लैंड बार बार आता जाता रहता है ओविंग टू पॉलिटिकल इश्यूज़, क्योंकि ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। ही रिटर्न टू आयरलैंड इन 1694। आयरलैंड जो उसके फादर की प्लेस थी, फादरली वो जहाँ से बिलोंग करता था वहाँ वापस आया। ही वॉज फेटेड एज अ प्रीस्ट इन 1695 में वहाँ पर वो प्रीस्ट बन गया।
Jonathan Swift was a priest by profession now. फिर वापस फिर इंग्लैंड में आया, टेम्पल को फिर ज्वाइन किया. क्यों वापस आया? देयर आर आल्सो सम रीजंस कि आयरलैंड के अंदर ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. फिर दोबारा आयरलैंड के अंदर गया और वहां पर इसलिए जाना हुआ क्योंकि टेम्पल की डेथ हो गई थी. टेम्पल की डेथ हुई और इंग्लैंड के अंदर कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह था जो सूटेबल नहीं था. ही रिटर्न बैक टू इंग्लैंड टू आयरलैंड 1699 के अंदर. और वहां पर वो इस मूड के साथ गया था, इस सोच के साथ गया था कि वहां पर उसे एक बहुत अच्छा ओहदा मिल जाएगा, वो चैपलैन बन जाएगा या वो सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ बर्कले बन जाएगा या लॉर्ड जस्टिस ऑफ आयरलैंड बन जाएगा. लेकिन वहां जाकर उसे कुछ इंट्रिग्स का सामना करना पड़ा, कुछ साजिशें हुई उसके खिलाफ में, जिसकी वजह से वो वहां पर उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए. फिर आयरलैंड के अंदर ही रहा, चर्च की डिफरेंट पोस्ट पर वो कायम रहा. स्टाइला को टेम्पल की तरफ से, स्टाइला जो उसकी वाइफ थी, टेम्पल की तरफ से कुछ उसे जायदाद मिल गई, तो वो वापस आ गई डुबलिन के अंदर, वो भी उसके साथ रहने लगी. तो दोबारा इन 1707 दोनों करेक्टर वापस लंदन में आ जाते हैं और वहाँ से आयरलैंड से एक वो प्रोजेक्ट लेकर आया है कि क्लर्जी का कोई टैक्स कलेक्शन का कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम था, और यहाँ आके उसने वो कोर्ट करना था, कोई केस था जो उसने यहाँ पर आकर गवर्नमेंट को पेश करना था. एक्चुअली ये क्लर्जी का कोई केस ये आकर इधर गवर्नमेंट को पेश करना इंग्लैंड के अंदर क्यों वो आयरलैंड का कोई केस करना चाहता है जो उसकी फेवर में है, उसके लिए है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली क्वीन एन वाज द क्वीन ऑफ आयरलैंड, पोलैंड एंड इंग्लैंड. तीनों रीजन्स की वो क्वीन थी और इंग्लैंड के अंदर बाकायदा डेमोक्रेसी थी, मीन कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और तमाम मिनिस्ट्री वहाँ पर मौजूद थी. वहाँ पर जो पार्टी वहाँ पर रूल कर रही थी दैट वाज अ विग गवर्नमेंट. लंदन में वापस आता है, विग एडमिनिस्ट्रेशन है, विग पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है. 1710 की बात है. तो वो वापस आकर यहाँ पर वो दोबारा अपना केस यहाँ पर रीओपन कराता है. कोई टैक्सेस का, रिमिशन का, टैक्स जमा कराने का, कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई क्लर्जी से ताल्लुक़ रखता है. तो विग गवर्नमेंट जो ही वो यहाँ पर आता है 1710 के अंदर, तो विग गवर्नमेंट का खात्मा हो चुका है. यहाँ पर विग गवर्नमेंट फेल हो गई है और यहाँ पर नई गवर्नमेंट आ गई है, दैट इज़ अ टोरे गवर्नमेंट. टोरे पार्टी यहाँ पर जीत गई है और गवर्नमेंट आ गई. तो आपको इस बात से ये बताना मकसूद था कि इंग्लैंड के अंदर बड़ी पॉलिटिकली बड़ी गर्मा गर्मी है, मीन कि यहाँ पर एक विग पार्टी है और दूसरी टोरे पार्टी है और दोनों के क्लैशेज हैं. और यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट पहले विग के साथ था, बाद में टोरे के साथ है, और फिर टोरे के साथ जब वो अपना अलायंस बना लेता है, क्वीन एन फिर भी उससे नाराज़ है जो कि ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है तमाम तर पार्टीज़ को. तो आपको ये पता चल गया कि जोनाथन स्विफ्ट के क्वीन एन के साथ क्लैश थे, जोनाथन स्विफ्ट की विग पार्टी के साथ क्लैश थे, जोनाथन स्विफ्ट की अलायंस थी, बाद में उसका ताल्लुक बन गया टोरे पार्टी के साथ. दैट वाज आल्सो नॉट गोइंग वेल. फिर उसके बाद 1710 से 1730 तक वो आयरलैंड के अंदर लेटर भेजता है बहुत सारे स्टाइला को, वो बाद में पब्लिश भी हुए हैं. टोरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसकी अच्छी कनेक्शन बन गए हैं. उसने क्योंकि विग के साथ, विग पार्टी के साथ अपने कनेक्शन तोड़ लिए हैं, टोरीज के साथ उसके कनेक्शन बन गए हैं. अब वो पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और टोरे एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा चर्चा करता है. लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर वो फ्रांस के ख़िलाफ़ जो वार लड़ी जा रही थी वो उसकी मुखालफत भी करता है एट द सेम टाइम, और कहता है कि ये लोग जो फ्रांस के साथ वार करना चाहते हैं, टोरे पार्टी के एक्चुअली ये अपनी जेबें भरना चाहते हैं किसी की ना किसी तरह से. तो ये फिर क्लैश हो गया टोरे के साथ. मीन कि आप ये देखते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट का एट द सेम टाइम क्वीन एन के साथ भी क्लैश है, एट द सेम टाइम विग के साथ भी क्लैश है, एट द सेम टाइम टोरे के साथ भी क्लैश है. और फिर जहाँ इंग्लैंड से उसे मूव करना पड़ता है, उसको डीनशिप मिल गई है
پیٹرک چرچ کی، اور ٹورے گورنمنٹ کے ساتھ جو اس نے